नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र कक्षा 10 और जिसमें जो किताब का नाम है आपको पता होगा कि आर्थिक विकास की समझ है। हम लोग पहले अध्याय को पढ़ चुके हैं जिसका नाम था विकास, और अगर आप लोगों ने उससे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा आपको उसका लिंक, और आप उसे देख सकते हैं। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जो कि सेकेंड चैप्टर है आपका। तो क्लास 10th की इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी आप जो पढ़ते हैं वह अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, अर्थशास्त्र हम लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं क्योंकि वह नियमों और सिद्धांतों पर होती है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं तो क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसका जिक्र पिछले वीडियो में किया गया था हल्का सा, तो यहाँ पे विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः 3 क्षेत्रक होते हैं। ठीक है, क्षेत्रक यहाँ पे किस आधार बांटा गया, तो आर्थिक क्रियाएं जितनी होती हैं उन सभी आर्थिक क्रियाएं मतलब क्या है, तो धन, जो धन से संबंधित क्रियाएं हैं। अर्थ मतलब होता है धन, तो आर्थिक क्रियाएं, तो जो धन से संबंधित या धन अर्जन के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं। तो 3 प्रकार की कुल आर्थिक क्रियाएं बांटी जा सकती हैं, 3 प्रकार में बांटी जा सकती हैं आर्थिक क्रियाएं। तो एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक और एक होता है तृतीयक। तो आइए देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक तो टोटल हम लोग कितने क्षेत्रक देखेंगे, 3। तो देखिए, पहला क्षेत्रक, नाम भी ऐसे ही है, प्राथमिक क्षेत्रक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक। आप बोल सकते हैं इसको प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक, और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक अंग्रेजी में इसे बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर, और इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, और इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर। इन तीनों का अलग अलग एक नाम और पड़ सकता है, तो देखेंगे अभी। तो अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं। इसे कह दिया जाता है कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। इसी का नाम है कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। ठीक है, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक का नाम है विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्रक। ठीक है, नाम नीचे लिख देते हैं ताकि स्पष्ट रहे आपको। देखिएगा, इसी का दूसरा नाम है ये। तो इसी का दूसरा नाम क्या था, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। ठीक है, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक इसी का दूसरा नाम है प्राथमिक क्षेत्रक का, क्योंकि इसमें जो क्रियाएं हैं कृषि से संबंधित ज्यादा होती हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा भी हम लिखेंगे। तो अगर जानना चाहें तो पहले सुन लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या है। तो वह क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है। जैसे आप भूमि का प्रयोग कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तो फसल यानी खेती जो कर रहे हैं वह किससे संबंधित हो गया, प्राथमिक क्षेत्रक से। ठीक है, खनन कर रहे हैं, खनन कहाँ से किया जाएगा, भूमि से किया जाएगा, तो खनन किससे संबंधित हो गया, प्राथमिक क्षेत्रक से हो गया। तो आइए देखते हैं दूसरा क्षेत्रक। तो यहां से जो प्राप्त होता है उसे कच्चा माल कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक से जो हमें प्राप्त होता है उसे कच्चा माल कहते हैं, और ज्यादातर कच्चा माल यहीं से प्राप्त होता है, प्राथमिक क्षेत्रक से। और इसका प्रयोग ले जाया जाता है करने के लिए द्वितीयक क्षेत्रक में, औद्योगिक क्षेत्रक में। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्रक में। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमने कृषि में उगाया टमाटर और ले गए यहाँ पे उसे बनाया सॉस, तो कंपनी में जो सॉस बनाया गया उसे कहेंगे विनिर्माण क्षेत्रक। तो विनिर्माण क्षेत्रक क्या है, यहाँ पे इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, तो औद्योगिक या फिर विनिर्माण क्षेत्रक। तो आप कह सकते हैं विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्रक। विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्रक इसका दूसरा नाम हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्रक से कच्चा माल प्राप्त होता है उन्हीं को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, विनिर्मित किया जाता है, उपयोगी वस्तुओं में बदला जाता है उसे। ठीक है, तो इसके बाद तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक कहा जाता है। सेवा
क्षेत्रक यह सेवाएं प्रदान करता है, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गया, ठीक है। तो यह सेवाएं प्रदान करता है यह क्षेत्रक। तो यहाँ सेवा क्षेत्रक से अगर आप जानना चाहें तो यह किसी उत्पादन में भाग नहीं लेता। यहाँ उत्पादन होता है, प्राथमिक क्षेत्रक में भी उत्पादन होता है, द्वितीय क्षेत्रक में भी उत्पादन होता है, ठीक है। तो आपने टमाटर का उत्पादन किया, यहाँ पे गया टमाटर तो सॉस का उत्पादन हुआ, ठीक है। तो वहां पे लेकिन तृतीय क्षेत्र में किसी प्रकार का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के लिए क्या होता है, सहायक के रूप में कार्य करता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में हमने टमाटर या गेहूं उगाया, हमें इसको भेजना है टमाटर को सॉस वाली कंपनी के लिए और गेहूं को भेजना है कहां पर, बिस्किट बनाने वाली कंपनी के लिए। तो हमें चाहिए क्या, परिवहन। क्या चाहिए, परिवहन। तो परिवहन एक प्रकार से क्या है, सेवा है। परिवहन एक प्रकार से क्या है, सेवा है। यह यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक को उभारने के लिए या फिर इनमें वृद्धि के लिए आवश्यक हो जाता है सेवा क्षेत्रक या फिर तृतीयक क्षेत्रक, ठीक है। इसी प्रकार शिक्षा आता है, ठीक है। बैंकिंग सेवाएं आती हैं। अगर आपको उत्पादन करना है तो आपको ऋण की आवश्यकता होगी, और ऋण की आवश्यकता होगी, या फिर कोई उद्योग शुरू करना है तो ऋण की आवश्यकता होगी। ऋण कहाँ से प्राप्त होगा, बैंकों से। अगर आप गांव के जो कहते हैं ना, जो आपको लोन देते हैं अधिक ब्याज पर, ठीक है, तो वे लोग क्या करते हैं, वे लोग अति उच्च ब्याज दर लगा देते हैं, और उससे बेचारा किसान अगर लोन लेगा, उससे अगर किसान उधार लेगा तो वह उसी जाल में फंस जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बैंक, अगर बैंकिंग सुविधाएं अच्छी हैं और वे लोन दे रही हैं समय समय पर और कम ब्याज दरों पर दे रही हैं, तो यह दोनों क्षेत्र क्या होंगे, उठेंगे। यहाँ उठने का मतलब क्या है, सोए नहीं है कि उठेंगे, ठीक है। यहाँ उठने का मतलब क्या है कि ये वृद्धि करेंगे। तो उत्पादन में वृद्धि तृतीय क्षेत्र नहीं करता, उत्पादन में भाग नहीं लेता है, लेकिन उत्पादन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। डायरेक्ट उत्पादन नहीं करता है, लेकिन उत्पादन को क्या करता है, बढ़ावा देता है। कौन, तृतीयक क्षेत्रक। आइए अब एक एक क्षेत्रक को समझते हैं। तो पहले आप लोग इसे बना लीजिए, फिर हम प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक की बात करते हैं। तो आइए अब देखते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, प्राइमरी सेक्टर। नंबर 1, प्राथमिक क्षेत्रक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, देखिए, तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो क्या हो जाएगा, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करता है। देखिए, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि बताइए प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां कौन सी हैं। तो वे गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए उत्पादन होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ठीक है, तो वे गतिविधियां जिनमें हम किसका प्रयोग करते हुए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए आर्थिक क्रिया करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, यहां उदाहरण, तो आप बताइए, सबसे पहला उदाहरण आप ले सकते हैं कृषि,
सबसे बड़ा उपभोग अगर मतलब सबसे बड़ा उपयोग अगर देखा जाए प्राकृतिक संसाधनों में किसका हो रहा है, भूमि का हो रहा है और कृषि के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। कृषि हमें अगर करना है तो हमें प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होना पड़ता है, भूमि पर निर्भर होना है, सिंचाई के लिए पानी जो मिलेगा वह भी प्राकृतिक संसाधन है। तो हम देखेंगे कृषि एक कैसी क्रिया है, प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है, प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है। ठीक है, तो कृषि हो गया। और भी एग्जाम्पल बताइए, तो यहाँ पे ये हटा देते हैं। तो कृषि, खनन, और खनन करेंगे तो कहाँ से होगा, भूमि से होगा। जैसे बालू का खनन है तो बालू कहाँ से आता है, भूमि से ही आता है। ठीक है, इसी प्रकार खनिजों का जो खनन होता है वह भी कहाँ से आता है, भूमि से आता है। धातुओं का खनन भूमि से आता है। तो इस तरह से हम देखेंगे खनन की जो प्रक्रिया है वह भी कहाँ से संबंधित है, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित है, और इसलिए यह कौन से क्षेत्र की क्रिया रहेगी, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके बाद और कोई एग्जाम्पल, पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पशुपालन हो गया, तो आदि कर सकते हैं, यहाँ पे लगा लीजिए क्या, फिर आदि। तो यह सभी क्रियाएं किसमें शामिल हैं, प्राथमिक क्षेत्रक। अब यहाँ पे मुख्यतः जो क्रिया है वह है कृषि। वह कौन सी क्रिया है, कृषि है। इसीलिए इसे कहा जाता है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक, कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक, या कहा जाता है कृषि व सहायक क्षेत्रक। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, लिखे थे पीछे, तो वहां से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए एक आध दो नोट है वह भी जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली बात यह है, इसका मेनली जो संबंध है वह किससे है, कृषि से है। और अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो फैक्ट्रियों को कच्चा माल प्राप्त होता है, या किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी उद्योग के लिए हमें कच्चा माल जो प्राप्त होता है वह कहाँ से प्राप्त होता है, कृषि से। तो यहाँ पे क्या होता है, कच्चे माल का उत्पादन होता है। ठीक है, तो लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्रक से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, प्राथमिक क्षेत्रक से कच्चा माल प्राप्त होता है। ठीक है, एक चीज और, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे पहले अगर कोई चीज बढ़ेगी तो वह क्या होगा, कृषि होगी। ठीक है, यानी प्राथमिक क्षेत्रक ही बढ़ेगा। यानी कि सबसे पुराना अगर क्षेत्रक माना जाए तो कौन सा हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक। तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे पुराना क्षेत्रक क्या माना जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था का अब बताइए, जब तक टमाटर आएगा नहीं तब तक सॉस बनाने के बारे में कैसे सोचेंगे, और टमाटर का उत्पादन हुआ नहीं तो पहुंचाने के बारे में कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो यहां पे अर्थव्यवस्था का अगर देखा जाए सबसे प्राचीन अगर क्षेत्रक कोई है तो वह है कौन, प्राथमिक क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था का सबसे प्राचीन क्षेत्रक, सबसे प्राचीन क्षेत्रक। अगर देखा जाए तो अधिकतर जनसंख्या आज भी रोजगार अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पाती है तो इसी क्षेत्रक में पाती है, क्योंकि सभी कृषि ही में लगे रहते हैं लगभग। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्रक कौन है, तो प्राथमिक क्षेत्रक है। तो यह भी जान लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे बड़ा आधार, सबसे बड़ा आधार। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्रक से कच्चा माल प्राप्त होता है, उसके बाद अर्थव्यवस्था का सबसे प्राचीन क्षेत्रक है, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे बड़ा आधार क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक है, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कृषि है, और क्या है, पशुपालन है, कृषि और पशुपालन है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए क्या करता है, वस्तुओं का उत्पादन करता है। ठीक है, जैसे हमें गेहूं का उत्पादन करता है तो गेहूं वस्तु हो गई, अब प्राकृतिक संसाधन इसके लिए भूमि हो गया और जल हो गई। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट किसका प्रयोग कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का, और गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए यह किस जो यानी कि हमने कृषि किया है, क्या किया है, कृषि जो किया है वह क्या है, किससे संबंधित हो गई, प्राथमिक क्षेत्रक से। इसी प्रकार खनन हो गया, इसी प्रकार पशुपालन हो गया। अब सोच रहे होंगे पशुपालन कैसे, तो पशुपालन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चारा चाहिए, और चारा कहाँ प्राप्त होगा, भूमि से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यह जो पशुपालन है यह किससे संबंधित हो गया, प्राथमिक क्षेत्रक से। कोई भी पालन हो किससे संबंधित हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक से।
इसके बाद क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है। अर्थव्यवस्था का सबसे प्राचीन क्षेत्रक है। किसी भी देश में जब अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो सबसे पहले पेट भरने की व्यवस्था होगी, और पेट भरने की व्यवस्था का मतलब क्या हो गया, कृषि। ठीक है, इसीलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक जगह लिखते हैं अपनी कविता में, जो कि कविता का नाम है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। उसमें लिखते हैं कि गोली खाकर एक के मुख से निकला राम, एक के मुख से निकला माओ, और एक के मुख से निकला आलू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। पहले दो के पेट भरे हुए थे। यानी कि हमारे दिमाग में अगर कोई भी विचार धर्म आ रहा है तो सबसे पहले उसके लिए आधार क्या बनेगा, पेट भरा होना चाहिए। अगर पेट नहीं भरा है तो उसमें हमेशा आलू ही शब्द निकलेगा। आलू, यहाँ पे आलू मतलब भोजन के लिए दर्शाया गया है कि अगर आपका पेट भरा हुआ नहीं है तो आप रोटी मांगेंगे। धर्म और कोई विचारधारा नहीं मांगेंगे। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा हो या कोई भी विचारधारा हो, कट्टरपंथी हो, तो आप विचारों से दूर रहेंगे जब तक कि आपका पेट भरा हुआ ना हो। तो पेट भरना है पहले। तो किसी भी देश में इसलिए सबसे पहले विकास किसका होता है, प्राथमिक क्षेत्रक का विकास होता है। इसलिए सबसे पुराना क्षेत्रक कौन बनता है, प्राथमिक क्षेत्रक बनता है। ठीक है, इस प्रकार दूसरा और एक आखिरी नोट किया था, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सबसे बड़ा आधार क्या बनता है, कृषि बनती है। और कृषि किसका भाग है, प्राथमिक क्षेत्रक का। तो इस प्रकार इसे नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं द्वितीयक क्षेत्रक पर। अब आइए देखते हैं द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसे, सेकेंडरी सेक्टर। और इसका दूसरा नाम क्या पड़ा है, विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्रक। तो इसमें क्या होता है, तो जो प्राथमिक क्षेत्रक है उससे जो कच्चा माल प्राप्त होता है हम यहाँ पर लाते हैं और उससे नई वस्तुएं बनाते हैं, और इसीलिए इसका नाम विनिर्माण क्षेत्रक रखा गया है। ठीक है, क्या रखा गया है, विनिर्माण क्षेत्रक। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने गेहूं उत्पादन किया, प्राथमिक क्षेत्रक में आया, आपने उसे बिस्कुट बनाया, तो बिस्कुट जहां पर बन रहा है वह जो कार्य हो रहा है उसे क्या, जो बिस्कुट बनाने का कार्य हो रहा है वो किस कार्य में चला गया, किस क्षेत्र के कार्य में चला गया, द्वितीयक क्षेत्रक में। आपने टमाटर का उत्पादन किया, टमाटर से सॉस बन रहा है, वह किस क्षेत्रक में चला गया, यह द्वितीयक क्षेत्रक में चला गया। ठीक है, सॉस बनाने की प्रक्रिया जो हो गई वह किस क्षेत्र की कार्य हो गई, किस क्षेत्र की आर्थिक क्रिया हो गई, द्वितीयक क्षेत्रक की। तो इसे हम परिभाषा के रूप में अगर लिखें तो क्या होगा, तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक। देखिए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त कच्चे माल के प्रसंस्करण द्वारा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है। देखिए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त कच्चे माल के प्रसंस्करण द्वारा, यानी कि आपको पहले लाना है प्राथमिक क्षेत्रक से कच्चा माल और उसका करना है प्रसंस्करण। अंग्रेजी में लिखते हैं इसे प्रोसेसिंग। क्या लिखते हैं, प्रोसेसिंग। ठीक है, फैक्ट्री में जब आप कोई चीज ले जाते हैं, कच्चा माल ले जाते हैं और उससे नई चीज निर्मित करते हैं तो वहां पे उसे क्या कहा जाता है, उस क्रिया को प्रोसेसिंग या प्रसंस्करण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रसंस्करण। ठीक है, तो यहां आप देखिए, तो प्रसंस्करण के द्वारा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, अर्थव्यवस्था का द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। तो द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। ठीक है, तो जैसे आप समझिए, यहां पे मान लेते हैं यह है पीएस लिखा है तो प्राथमिक सेक्टर है, पुलिस स्टेशन नहीं है। यहां सेकेंडरी सेक्टर है। ठीक है, यहां मान लेते हैं ये किसान है,
ठीक, यहां पे इसने उत्पादन किया, मान लेते हैं टमाटर का। किसका उत्पादन किया? टमाटर का। तो इसने जो टमाटर का उत्पादन किया है तो यह किस आर्थिक क्षेत्र की क्रिया हो गई? तो यह हो गई द्वितीयक क्षेत्र की क्रिया। लेकिन यह टमाटर को भेज दिया यहां पर सेकेंडरी सेक्टर में, और यहां पे इससे बना दिया गया क्या? सॉस। सॉस नहीं है, सॉस है। ठीक है, तो जो सॉस बनाने की क्रिया हो गई, यह क्या हो गई? सेकेंडरी सेक्टर की क्रिया। तो यहां पे आपने, किसान ने, मान लेते हैं किसी किसान ने टमाटर का उत्पादन किया, भेज दिया किसी कंपनी को, ठीक है, जो प्रसंस्करण करती है, जो प्रोसेसिंग करके या विनिर्माण करती है, वस्तुओं का विनिर्माण करती है, तो उसने क्या किया? इसे सॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब बताइए कि यह जो टमाटर था यह 2-3 दिन में खराब होता, अब यह 2-3 महीने में खराब होगा, यानी कुछ अधिक वक्त के लिए यह उपयोगी हो गया। अब तो यह क्या करता है? जो है प्राथमिक क्षेत्रक से कच्चा माल प्राप्त करता है और उसे उपयोगी वस्तुओं में बदल देता है, और यह कुछ समय के लिए वस्तुएं टिकाऊ हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर, और भी चीज़ें उदाहरण के तौर पर आ सकती हैं। जैसे आप बिस्किट लेते हैं, बिस्किट, फिलहाल बिस्कुट होता है, तो जो बिस्किट होता है वह क्या होता है? पहले गेहूं कच्चा माल कहाँ से प्राप्त हो रहा है? वह हो रहा है प्राथमिक क्षेत्रक से। किसान उत्पादन कर रहा है गेहूं का, और वह जाता है फैक्ट्रियों को, जहां पर बिस्कुट का निर्माण होता है, और वहां पर जो वह प्रणाली अपनाते हैं उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग के दौरान, यानी प्रसंस्करण बोलते हैं, तो प्रसंस्करण के दौरान हमें जो नई वस्तु मिलती है वह है बिस्किट। और फिर वह किस कार्य में हम शामिल करेंगे, किस क्षेत्र की गतिविधि में शामिल करेंगे? तो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि वह कहलाएगी प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है द्वितीय क्षेत्र को? विनिर्माण क्षेत्रक। विनिर्माण क्षेत्रक या औद्योगिक क्षेत्रक। यहाँ पे सबसे ज्यादा महत्व उद्योगों का होता है, और विनिर्माण उद्योगों में ही विनिर्माण होता है। जैसे सभी आपने गेहूं लिया, दूध लिया, सब मिलाकर बिस्किट बनाया, तो यह हो गया क्या? विनिर्माण हो गया। तो इसीलिए इसे विनिर्माण क्षेत्रक कहा जाता है, या फिर कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कहा जाता है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग देख लीजिए, उदाहरण क्या बनेंगे इसके, देखिएगा। तो सबसे पहला एक उदाहरण आपको, जैसे आप ले सकते हैं सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, सीमेंट कहां से प्राप्त हुई? सीमेंट के लिए जो कच्चा माल है वह कहां से प्राप्त हो रहा है? खनन से प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहां से फिर सीमेंट की बात चलिए, तो स्टील उद्योग। स्टील बनाने के लिए हमें जो कच्चा माल चाहिए वह लोहा चाहिए। लोहा कहां से प्राप्त होगा? भूमि से प्राप्त होगा, खनन द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, और फिर खाद्य सामग्री का कोई भी आप देख सकते हैं उद्योग। इसी प्रकार आप देख लीजिए कपड़ा उद्योग। कपड़ा के लिए क्या चाहिए? कपास चाहिए। कपास कहाँ से प्राप्त होगा? कृषि से प्राप्त होगा। तो कपड़ा उद्योग। तो यह सभी कैसे हो गए? यह हो गए द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां हो गई। तो आप इसे ऐसे ही उतार लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं तृतीय क्षेत्रक। तो आइए अब देखते हैं तृतीय क्षेत्रक। तीसरा, तृतीयक क्षेत्रक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तृतीयक क्षेत्रक। अब तृतीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं? अभी बताया गया कि तृतीयक क्षेत्रक जो होता है उत्पादन नहीं करता है, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में क्या करता है? सहयोग करता है। इसका मेन काम होता है सेवा प्रदान करना। ठीक है, जैसे आपको कहीं जाना है तो परिवहन आपके लिए सेवा है। आपको शिक्षा ग्रहण करनी है तो जो विद्यालय है वह क्या है? सेवा है। आपको लोन चाहिए तो बैंक क्या है? सेवा है। तो बैंकिंग सुविधाएं क्या है? सेवा है। आपको अपना अनाज रखना है भंडार गृह में, तो भंडार गृह क्या है? सेवा है। तो इस तरह से आप देखेंगे तृतीयक क्षेत्रक हमें केवल सेवा प्रदान करता है। तो यह क्या करता है? तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक, परिभाषा के रूप में अगर लिखें, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो सेवा प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है, तृतीयक क्षेत्रक कहलाता है।
तृतीयक क्षेत्रक कहलाता है। अब आपका हाथ पैर नहीं दबाएंगे सब, मतलब यहाँ पे सेवा का मतलब हो गया आपको कोई सुविधा प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर क्या लिख सकते हैं, यानी उदाहरण क्या हो सकता है, उदाहरण हो गया बैंक सेवाएं या बैंकिंग सेवाएं लिख सकते हैं आप। इसी प्रकार भंडारण हो गया, इसी प्रकार शैक्षिक संस्थान हो गए, शैक्षिक संस्थान हो गए, ठीक है। और भी कुछ अगर आप लिखना चाहें तो, और क्या, बहुत सी स्वास्थ्य सुविधाएं हो गई, यानी अस्पताल हो गया, अस्पताल हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही याद कर लीजिए। परिवहन भी एक लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है परिवहन, और इसके बाद लगा लीजिए आदि। यह सभी हमें क्या प्रदान करते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। अगर हम एक बात जाने इसके बारे में, तो यह उत्पादन में भाग नहीं लेता, यानी यह उत्पादन नहीं करता। यह क्षेत्रक उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है। आई बात समझ में? यह क्षेत्रक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है। कैसे? देखिए, आपने यह मान लेते हैं प्राथमिक सेक्टर, यह मान लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और यह मान लेते हैं टर्शियरी सेक्टर। तो तीनों क्षेत्रक हो गए। अब देखिए, यहां पे मान लेते हैं किसी किसान ने क्या उत्पादित किया, गेहूं, और यहां पे बनाना है बिस्किट, या आप बिस्कुट लिखें, यहां बनाना है क्या, बिस्कुट। अब यह गेहूं यहां कैसे पहुंचे? अब मान लेते हैं यहां गेहूं के साथ साथ दूध भी तो चाहिए उसमें मिलाने के लिए, फिर चीनी चाहिए। तो यह दूध, गेहूं और चीनी, ठीक है। अब यह यहां पर कैसे पहुंचे? तो इन्हें पहुंचाने के लिए हमें परिवहन का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? परिवहन का। और परिवहन किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो यह तृतीयक क्षेत्र की गतिविधि है, ठीक है। यानी कि अगर हमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सुचारू रूप से काम करने के लिए मजबूत बनाना है, अगर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र अच्छे से काम करने जरूरी हैं, उसके लिए तृतीयक क्षेत्र का डेवलप होना अति आवश्यक है। यानी यह क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक के लिए सहयोग का काम करता है, और इसलिए यह उत्पादन ना करके उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है, ठीक है। क्या करता है? यह उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है। देख लीजिए, अब यहां पे आपने देख लिया, आप कोई अन्य एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे अन्य एग्जाम्पल समझ लें। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, कोई व्यक्ति ए है, इसे मान लेते हैं कोई उद्योग स्थापित करना है, इसे कोई उद्योग स्थापित करना है, या फिर कृषि ही करनी है, या फिर क्या करना है, कृषि करना है। इसके पास पैसे नहीं है, तो अब इसे चाहिए लोन। क्या चाहिए? लोन। तो यह व्यक्ति लोन लेने के लिए कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा, ठीक है। तो यह कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा। बैंक इसे सस्ती दरों पे लोन दे, यह सुविधा अगर अच्छी है तो कहेंगे तृतीय क्षेत्र का अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, बैंक से लोन मिलेगा इसे। अब बैंक कौन से सेक्टर में आता है? टर्शियरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो बैंकिंग सेवाएं किसमें है? टर्शियरी सेक्टर में। तो यहाँ पे देखिए, यह उत्पादन टर्शियरी सेक्टर जो है, यानी तृतीय क्षेत्रक जो है, यह उत्पादन नहीं किया, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले लिया कि नहीं, प्रक्रिया को आगे बढ़ाया कि नहीं, आगे बढ़ा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तृतीय क्षेत्रक जो होता है, यह उत्पादन नहीं करता है, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है। यह केवल क्या करता है, यहाँ परिभाषा है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्रक जो सेवा प्रदान करने पर केंद्रित होता है या सेवा प्रदान करता है, तृतीय क्षेत्रक कहलाता है। उदाहरण के लिए बैंक सेवाएं, भंडारण, शैक्षिक संस्थान और अस्पताल और परिवहन आदि लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसे ऐसे ही उतार लें।
तो आइए अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की तुलना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की तुलना क्यों की जाती है, तो देखा जाता है कि किस देश में कौन सा क्षेत्रक आगे है। उस क्षेत्रकों की तुलना के लिए दो आधार बनाए जाते हैं कि उसकी जीडीपी में हिस्सेदारी कितनी है, जीडीपी में हिस्सेदारी कितनी है और रोजगार में हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है, और यह हमें तुलना पढ़नी है भारत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। उसी चार्ट के आधार पर आपको याद भी रखना है। ऐसे इतने याद रखने तथ्य कुछ, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है कि बताइए इस वर्ष के तहत भारत में जीडीपी में जो प्राथमिक सेक्टर की भागीदारी कितनी है, ऐसे पूछ देगा। ठीक है, तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट यह रहेगा कि जो आपका यह वाला आंकड़ा होगा 12-13 और यहाँ पर 11-12 वाला याद रखेंगे। ठीक है, प्राचीन आंकड़े याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद हो जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की तुलना के लिए दो चीजें याद रखनी है। कौन कौन? जीडीपी में हिस्सेदारी कितनी है और रोजगार में हिस्सेदारी कितनी है। जीडीपी का मतलब आप समझ रहे होंगे, पिछले वीडियो में हम लोग जीडीपी समझ चुके हैं। किसी देश की आंतरिक सीमा के अंतर्गत या किसी देश की सीमा के भीतर, ठीक है, वहां पर जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका कुल मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है, या कुल उसी को देश की राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। आपने देखा था। ठीक है, तो जीडीपी में कितना हिस्सा है, भारत में कुल कितने चीजों का उत्पादन हो रहा, सबका मौद्रिक मूल्य निकाल लीजिए और उसमें हिस्सेदारी देखिए कि जो प्राथमिक क्षेत्रक कितना हिस्सा ले रहा है अपना उत्पादन करके, द्वितीय क्षेत्रक अपना हिस्सा कितना दे रहा है उसमें, तृतीय क्षेत्रक कितना हिस्सा निभा रहा है अपना। तो देखिए यहाँ पे जैसे यह चार्ट है, भारत में जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रकों की भागीदारी कितनी है, हिस्सेदारी कितनी है। तो देखिए 1973 और 74 के आंकड़े को देखा जाए तो 45 से 50% जीडीपी में हिस्सेदारी किसकी थी? प्राथमिक क्षेत्रक की। और यहाँ देखिए पीएस मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, और यहाँ पे टीएस मतलब क्या हो जाएगा? टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। यहाँ पे याद रखेंगे, चार्ट में लिख दिया है, आप भी चार्ट ऐसे ही बनाएंगे। देखिए 73-74 के आधार पर जब देखा गया तो भारत में जो था सबसे ज्यादा अगर जीडीपी में योगदान था तो वह था कृषि का। कितना था? 45 से 50%। आधा लगभग था कृषि, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि वाली गतिविधियां जो थी। इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का योगदान था 20 से 30%, और यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर का योगदान कितना था, यानी तृतीय क्षेत्र का 30%। अब आगे देखिए 2012-13 में जीडीपी में योगदान कैसा रहा। कृषि से जो आ रहा है यानी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां जो हैं उनका जीडीपी में योगदान केवल 18% बचा है, और इसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 27 से 28%, लगभग ये उसी स्थिति में बना हुआ है। ठीक है, 20 से 30 या 27 से 28 लगभग सेम है। सेकेंडरी सेक्टर में भारत में अभी उतना उछाल नहीं आ पाया है, लेकिन टर्शियरी सेक्टर देखिए जीडीपी में 55% योगदान दे रहा है। 55% वर्तमान में टर्शियरी सेक्टर, यानी कि सेवा क्षेत्र भारत का सबसे मजबूत क्षेत्र हो गया है, जीडीपी में बहुत तगड़ा योगदान दे रहा है। इसके बाद देखिए भारत में यह याद भी रखना है कि वर्तमान में भारत की जीडीपी में हिस्सेदारी सबसे अधिक किसकी है? किस क्षेत्र की? तृतीय क्षेत्र की। ठीक है, सबसे कम किसकी है? प्राथमिक क्षेत्र की। इसके बाद भारत में रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों की भागीदारी कैसी है? देखिए, तो रोजगार के बारे में अगर बात करेंगे तो फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र आ जाएगा। तो 1972 और 73 जो आंकड़े दिए गए हैं उन्हीं के आधार पे हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी जो कह रही है, तो इसके लिए 73-74 और 12-13 दिया गया, और इसके लिए यानी कि रोजगार के लिए कौन सा आंकड़ा है? 72-73 और 11-12। यहाँ 73-74 है और 12-13 है, यहाँ 72-73 और 11-12 है। ठीक है, तो 1972-73 में जो प्राथमिक सेक्टर में रोजगार था लगभग 74% लोगों को रोजगार यहां से प्राप्त हो रहा था, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर कितना था? 11%, टर्शियरी सेक्टर कितना था? 15%। जब अब देखा गया 2011 और 12 के आंकड़े देखे गए तो इसके तहत जो कृषि क्षेत्र है, यानी कि कृषि मतलब यहाँ प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, 49% योगदान अभी भी बना हुआ है इसका रोजगार में, और द्वितीय क्षेत्र का कितना है? 24%। द्वितीय क्षेत्र का कितना है? 24%, और तृतीय क्षेत्र का कितना है? 27%। यानी रोजगार के मामले में आज भी कौन सा क्षेत्रक आगे है? कृषि क्षेत्रक। अगर कृषि क्षेत्रक यानी कि आप कह सकते हैं प्राथमिक क्षेत्रक अगर ना हो तो भारत की आधी जनता क्या हो जाएगी? बेरोजगार हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर ना फालतू के लोग भी काम में व्यस्त रहते हैं कृषि में, इसीलिए यहाँ पर एक शब्द आ जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसी कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। जो बेरोजगारी तो है लेकिन पता नहीं चलती है, छिप जाती है। ठीक है, जैसे किसी खेत में 10 लोगों का काम है, वहां पर 20 लोग
लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो 10 लोगों की जो उत्पादकता है, जो अतिरिक्त 10 लोग लगे हुए हैं, उनकी उत्पादकता शून्य हो जाती है। ठीक है, तो उन शून्य, जो उत्पादकता शून्य हो जाती है, उनकी जरूरत नहीं है, उन्हें हम किस में रखते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी में। आवश्यकता से अधिक किसी काम में जब लोग होते हैं तो वहां पर कौन सी बेरोजगारी होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, जैसे वही है 10 की जगह 20 लगे हैं, तो 10 को हटा भी देंगे तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो वहां पे 10 लोगों की जो उत्पादकता हो जाती है वह क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है या लगभग नगण्य हो जाती है, उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, या आगे हम समझेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, तो यह चार्ट आप इसी प्रकार से बना लीजिए। तो आपने इसे उतार लिया होगा और आपने इस वीडियो में यहाँ तक देख लिया है कि जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इनके बारे में जान लिया है और देख लिया है कि अगर तुलना करनी हो तो हम जीडीपी में हिस्सेदारी देखते हैं और रोजगार में हिस्सेदारी देखते हैं। और इसके बाद हमने देख लिया कि जो हमारा तृतीयक क्षेत्रक है जीडीपी में बहुत तेजी से योगदान दे रहा है, तो इसका कारण भी हम समझेंगे अगले वीडियो में। तो इसका कारण क्या है कि तृतीय क्षेत्रक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद हमने देखा कि आज भी रोजगार सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कृषि क्षेत्रक में है, यानी कि आज भी लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा आ जाती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो कि अल्प बेरोजगारी का एक रूप है, तो हम इसे भी समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इससे आगे संबंधित तथ्यों को लेकर।